आर्गुमेंट राइटिंग जो है वो एक कंप्लीटली अलग फॉर्मेट है। आर्गुमेंट राइटिंग एकमात्र ऐसा फॉर्मेट है पूरे क्वेश्चन पेपर में जो आपको पॉइंट्स फॉर्म में लिखना है। ठीक है, आर्गुमेंट राइटिंग का फॉर्मेट एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो एग्जाम के समय कुछ ना कुछ याद रहता है, लेकिन सब कुछ याद नहीं रहता, और फिर भी मुझे इस तरीके के आर्गुमेंट्स लिखने हैं कि जिससे मुझे अच्छे मार्क्स मिले पर आर्गुमेंट। Welcome students. Today we are going to discuss the argument writing part for paper 2 CAPF exam. हम लोगों को पता है कि we are given two arguments compulsory. We have to write both of them. 20 marks allocated for each argument. There is no word limit. Both needs to be written in English compulsorily. The time which one student should get to finish one argument is around 20 minutes, not more than that. 18 to 20 मिनट्स में आपका आर्गुमेंट खत्म होना चाहिए। अगर 18 मिनट में होता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वी शुड बी ट्राई टू फिनिश आर्गुमेंट एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि फिर खैर वो एक अलग कंसर्न है, वो आपको आपकी स्पीड पे ओवरऑल काम करना ही है। आर्गुमेंट राइटिंग जो है वो एक कंप्लीटली अलग फॉर्मेट है। आर्गुमेंट राइटिंग एकमात्र ऐसा फॉर्मेट है पूरे क्वेश्चन पेपर में जो आपको पॉइंट्स फॉर्म में लिखना है। ठीक है, आर्गुमेंट राइटिंग का फॉर्मेट एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। आर्गुमेंट राइटिंग का सवाल जब आता है तो उसका जो टाइटल होता है वो इस तरह से आपके आंसर शीट पे भी दिया हुआ होता है। क्वेश्चन पेपर में तो ये होता ही है, लेकिन आंसर शीट पे भी ये टाइटल इस तरह से लिखा हुआ होगा। और आपको फिर क्या करना है, तो आपको भाई यहाँ डायरेक्टली व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग आंसर, आप यहाँ से शुरू करोगे इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्गुमेंट। आपको इंट्रोडक्शन, ये वर्ड लिखना नहीं है, बस इंट्रोडक्शन उसका जो है लिखना है। नॉर्मली आर्गुमेंट राइटिंग में ऐसे इतना बहुत डिस्क्रिप्टिव इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपली वो इशू क्या है उसके बारे में लिखना, और वो रिसेंटली न्यूज में क्यों है, या फिर उस पर डिबेट करना क्यों जरूरी है, या फिर वो डिबेटेबल कैसे बना है ना, उसके बारे में शॉर्ट में लिखना जरूरी है। तो पकड़ लो, द टॉपिक इन द गिवन टाइटल इज एमएसपी। तो एमएसपी है तो एमएसपी शुड बी गिवन लीगल स्टेटस इन इंडिया। तो एमएसपी क्या है भाई? इट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? तो एक फ्लोअर प्राइस है विच इज सेट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट इट इज नॉट एनफोर्सेबल इन नेचर, right? Because of which many times farmers has to face some issues and problems, right? Because of which the debate is there in the society whether the legal status should be given it or not. तो या फिर आप और एक लाइन लिख सकते हो कि एमएसपी इस क्रॉप को दी जाती है। ठीक है ना, एमएसपी का पर्पस ये था या ये है। ऐसा आप एक बेसिक 2-3 लाइन का बस इंट्रोडक्शन लिखो कि एमएसपी क्या है, और उसको उसके अराउंड अभी जो है, या फिर आप ये लिख सकते हो कि रिसेंटली ऐसा ऐसा प्रोटेस्ट हुआ, उसमें भी एमएसपी की डिमांड की गई है, और फिर एमएसपी ये है इसलिए वो चर्चा में है। दैट्स इट। शॉर्ट में 2 या 4 लाइन में आपको लिखना है, 2-3 लाइन में इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जैसे आपका खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको लिखना है यहाँ फेवर, या फिर आप सिर्फ फॉर लिख सकते हैं, और उसके बाद आपको पॉइंट फॉर्मेट में लिखना शुरू करना है। ठीक है, जब आप फॉर के पॉइंट्स लिखते हो उसके बाद आपको पॉइंट फॉर्मेट में लिखना है। जब ये खत्म हो जाएगा तो इसके नीचे आप थोड़ी सी जगह छोड़ के फिर अगेंस्ट लिखोगे, उसके नीचे फिर एक बार पॉइंट फॉर्म में लिखोगे, और जब वो खत्म हो जाएगा तो थोड़ा सा गैप छोड़ के आप 2 लाइन का या 1 लाइन का कंक्लूजन लिखोगे। ठीक है, जब ये खत्म हो जाएगा तो इसके नीचे आप लिखोगे कंक्लूजन। दैट इज द एंड ऑफ आर्गुमेंट राइटिंग फॉर्मेट वाइज, कि आपने इंट्रोडक्शन लिखा 2-3 लाइन का, उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ी, फॉर के पॉइंट वाइज आपने लिखा, उसके बाद एक लाइन का गैप छोड़ के अगेंस्ट, फिर 4-5 पॉइंट जो भी आपके पास है, एंड देन 1 लाइन का कंक्लूजन। दिस इज द वे वी राइट आर्गुमेंट इन एग्जाम। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं कि भाई चलिए ये आर्गुमेंट है। अब बहुत बार ये होता है कि ये टॉपिक गूगल पे डाल देंगे तो आपको तुरंत उसका जवाब मिल जाएगा, आपको करंट अफेयर्स पे भी ये मिल जाएगा। वो कोई बड़ी बात नहीं है कि इस टॉपिक के ऊपर आपको आर्गुमेंट का आंसर मिला, तो सोल्यूशन मिलना। लेकिन हम लोग यहाँ ये डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पास तो एग्जाम में ऐसा कुछ होने वाला है नहीं ना, तो आई एम ऑन माई ओन एंड आई मे नॉट बी अवेयर अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस आर्गुमेंट। पकड़ लो, आपने करंट अफेयर्स पढ़ते पढ़ते ये सारा डेटा पढ़ भी लिया होगा, लेकिन यू माइट फॉरगेट, राइट? तो एग्जाम के समय कुछ ना कुछ याद रहता है, लेकिन सब कुछ याद नहीं रहता, और फिर भी मुझे इस तरीके के आर्गुमेंट्स लिखने हैं कि जिससे मुझे अच्छे मार्क्स मिले पर आर्गुमेंट। नॉर्मली मेरा अपना एक ऐसा अंदाजा है कि आर्गुमेंट राइटिंग जो 20 मार्क के लिए आता है, उसमें 8 मार्क्स जो है वो फेवर के पॉइंट्स के लिए मिलते हैं, 8 मार्क अगेंस्ट के पॉइंट्स के लिए मिलते हैं। मगर पकड़ लो, आपने एवरेज 4 पॉइंट लिखे तो 2 मार्क पर पॉइंट, और यहाँ भी 2 मार्क पर पॉइंट, तो 8-8 16 हो गए। 2 मार्क इंट्रोडक्शन के लिए और 2 मार्क कंक्लूजन के लिए, टोटल 20 मार्क्स। ऐसा मेरा एक अपना प्रेडिक्शन है। तो बात क्या है कि जो आइडियल बातें सब जगह होती है कि ऐसा आर्गुमेंट लिखा जाना चाहिए, इस तरह का डेटा आना चाहिए, इस तरीके का सपोर्टिव स्टेटमेंट आना चाहिए, एग्जांपल आना चाहिए। मैं खुद भी यही बोलता हूँ, होना ही चाहिए, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे।
क्या होता है कि when we face the exam, when we are tired of writing 4 essays and then we face an argument and then I have to write it, time is already lagging, और फिर मुझे argument लिखना है, फिर वो मुझे जो जिस तरह का आर्गुमेंट में यहाँ प्रैक्टिस करते हो, क्लास अगर आपने लगाया होगा या फिर आप कहीं भी करते हो घर पे अपने कंफर्ट जोन में लिखते हो, वैसा आर्गुमेंट नहीं आता है। तो मुझे बस इस बारे में बात करनी है कि आई डोंट वांट टू गिव यू लॉट ऑफ पॉइंट्स इस आर्गुमेंट के, आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट हाउ टू थिंक अबाउट द पॉइंट्स, ताकि अगर मेरे सामने वो टॉपिक है और मुझे ज्यादा कुछ नहीं याद आ रहा है तो लॉजिकली सोच के, और बहुत बार ऐसे हो जाता है कि पकड़ लो लॉजिकली सोच के कुछ मुझे अच्छा हाँ इस बारे में लिख सकता हूँ, तो जिस बारे में लिखना है वो भी याद आ गया ना, तो उसके रिगार्डिंग कुछ चीजें जो अंदर छुपी हुई है वो बाहर निकल के आती है। लेकिन बहुत बार हमको ना वो सब पॉइंट ही याद नहीं आता कि क्या लिखूं और क्या लिखूं, हो गया बस अभी और क्या करूं। तो कैसे सोचना है, लेट्स थिंक अबाउट इट, लेट्स टॉक अबाउट इट। यहाँ देखिए ऑलरेडी मैंने पॉइंट्स लिख के रखे हैं, तो आपको लग सकता है कि यार ये तो रेडीमेड पॉइंट्स ऑलरेडी लिख रखे हैं, तो क्या वो तो मतलब ऑलरेडी, हाँ ठीक है ये पॉइंट्स है, लेकिन जस्ट विटनेस द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। पकड़ लीजिए मेरे सामने आर्गुमेंट है, एमएसपी शुड बी गिवन लीगल स्टेटस इन इंडिया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को क्या देना चाहिए, लीगल स्टेटस देना चाहिए। अब मैं सोचता हूं हाँ सही है, हमेशा याद रखना जो आर्गुमेंट दिया हुआ है वो स्टेटमेंट सही है, ये अज्यूम करके फॉर के पॉइंट्स लिखना है, और अगेंस्ट में वो जो स्टेटमेंट जैसा भी हो, वो कभी कभी हो सकता है कि स्टेटमेंट निगेटिव दिया हो, निगेटिव इन द सेंस कि ये बहुत बुरी चीज है, तो बुरी चीज है हाँ सही सर बुरी चीज है ये बोल के फॉर के पॉइंट्स लिखो, और अगेंस्ट में लिखो कि नहीं सर अच्छी है ना। जो स्टेटमेंट जैसे दिया है वो सही है ये अज्यूम करके फॉर के पॉइंट्स लिखना है। अब यहां बोलते हैं कि एमएसपी शुड बी गिवन लीगल स्टेटस इन इंडिया, यस इट शुड बी गिवन। क्यों? पॉइंट नंबर 1, तो एमएसपी, अच्छा तो एमएसपी से क्या होगा, पहला पॉइंट तो एकदम ऑब्वियस है कि सर फार्मर का जो है उसको फायदा मिलेगा। तो फायदा मतलब क्या, उसको एक फिक्स्ड इनकम मिलेगा, उसको गारंटी रहेगी ना कि मुझे इतनी इतनी कीमत तो मिलने वाली है, तो उसका इनकम सिक्योरिटी जो है वो हमने इंश्योर किया। अब यहाँ मैंने बस इतना ही लिखा है कि इंश्योरिंग फार्मर्स इनकम सिक्योरिटी, लेकिन आपको सिर्फ इतना लिखना है क्या, नहीं। बहुत बार बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर ऊपर सबटाइटल देना है और फिर नीचे पॉइंट लिखना है क्या, बिल्कुल अच्छी आदत है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में इतना मतलब रश होता है कि वो पॉइंट लिखना फिर उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन लिखना पॉसिबल नहीं होता। तो डायरेक्टली पॉइंट नंबर 1 और स्टार्ट राइटिंग द पॉइंट इटसेल्फ, और जो उसमें से इंपॉर्टेंट चीज है उसको बस अंडरलाइन कर दो, तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि वो पूरा पॉइंट जो है वो इसके अराउंड है ना। तो ये सबटाइटल देके फिर उसके नीचे एक्सप्लेनेशन लिखने की जगह डायरेक्टली लिखना शुरू करना, ठीक है, कि अगर एमएसपी को लीगल स्टेटस दिया गया, एमएसपी इज गिवन लीगल स्टेटस, इट विल लीड टू income security of farmers, because then they will be assured of a specific price which they are going to get for that crop irrespective of market disequilibrium, ठीक है, या market fluctuation, ठीक है। और फिर उसका कुछ एग्जांपल, ठीक है, अगर आपको पता होगा तो, या उसके रिगार्डिंग कुछ डेटा। तो एक बात मुझे बताइए, एमएसपी के बारे में बात कर रहे हैं और मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलनी चाहिए भी फार्मर को, तो फार्मर्स को उससे फायदा होगा और फार्मर को इनकम मिलेगा ढंग से, या इनकम तो उसको वैसे भी मिलता है लेकिन वो कम या ज्यादा होता है, एंड ही इज ऑलवेज इन इनसिक्योरिटी, ऑलवेज इनसिक्योर, लेकिन उस इनकम को उसको उसकी सिक्योरिटी मिलेगी कि कम से कम ये प्राइस मुझे मिलने, अगर ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है तो फार्मर वो क्रॉप की तरफ जाना है कि नहीं ये भी तो डिसीजन ले सकता है ना, कि भाई हाँ इतना मिलने वाला है तो लेट्स गो फॉर दिस, है ना। तो उसको क्या दे रहे हैं हम लोग, इनकम सिक्योरिटी दे रहे हैं, इनकम तो उसको मिल ही रहा है लेकिन वो कम या ज्यादा हो रहा है। तो ये पॉइंट मैंने लिख दिया, ओके ठीक है। हमको ये टॉपिक भी एक्सप्लेन नहीं करना है, हमको बस ये सोचना है कि कम से कम समय में क्या सोचा जाए। अब मैंने सोचा कि फार्मर को इनकम सिक्योरिटी दे रही है, ओके, उसके बाद और क्या लिखूं इसके बारे में। अब मैं सोच रहा हूं कि इससे और क्या होगा, इससे ऐसा होगा कि एग्रीकल्चर लेवल पे कुछ चेंज हो सकता है क्या, रूरल लेवल पे कुछ चेंज हो सकता है क्या, ये सोचना। एग्रीकल्चर लेवल पे क्या चेंज होगा, रूरल लेवल पे क्या चेंज, अच्छा पकड़ लीजिए, इससे क्या होगा, अगर फार्मर को इनकम सिक्योरिटी मिला तो वो मतलब ये जो हो रहा है आजकल कि लोग खेती छोड़ के जा रहे हैं शहर में, तो माइग्रेशन हो रहा है ना, तो दे विल स्टे इन द विलेजेस बिकॉज दे आर गेटिंग इनकम सिक्योरिटी, सो देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब दे कैन हैव अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो माइग्रेशन नहीं होगा। पॉइंट है कि नहीं। अब ये पॉइंट जो है शायद कहीं नीचे होगा, लेकिन ये सोचना इस तरह से कि अच्छा तो एमएसपी मिलेगी तो क्या होगा, एमएसपी नहीं मिल रही तो क्या हो रहा था, क्या क्या नुकसान हो रहा था, किस किस को नुकसान हो रहा था, सिर्फ फार्मर्स के बारे में सोच के चलेगा क्या, ओवरऑल इकोनॉमी को क्या फायदा होगा, इस तरह से सोचना है। अभी क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम मिडलमैन, हाँ मेरे दिमाग के सामने तुरंत आता है कि यार फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कौन करता है, मिडलमैन एक्सप्लॉइट करते हैं। ये जब जाते हैं वहां, आप सबने कहीं ना कहीं दोस्तों के सुना होगा कि वो जब जाता है अपना वहां लेकर प्रोड्यूस, सो द मिडलमैन एक्चुअली कोट देयर ओन प्राइस, राइट, एंड ही डोंट हैव अ चॉइस, बिकॉज वापस कैसे लेके जाएगा, फिर जो कोट किया है वही लेना पड़ता है उसको। लेकिन वही अगर गवर्नमेंट ने एमएसपी डिक्लेयर करके रखा है तो उसको चिंता नहीं है, अगर एमएसपी डिक्लेयर करके रखा है तो मार्केट में इस एंगल से जाएगा कि मिनिमम तो मुझे मिलने वाला है, दैट इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ना। तो फार्मर को सपोर्ट करने वाली जो मिनिमम सपोर्ट हम गवर्नमेंट बोलती है हम क्या कर सकते हैं, तो हमको आपको ये प्राइस दे सकते हैं, उसके बाद वो मार्केट में उस कॉन्फिडेंस से उतरेगा भाई इसके ऊपर बोलो क्या है, इसके ऊपर मिलने वाला तो मैं आपको बेचता हूँ,
तो इससे क्या होगा, अब तक मिडलमैन, अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने नहीं दिया था तो मिडलमैन कुछ भी बोलते थे, तो मार्केट में एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उसका, तो उससे क्या होगा, तुरंत नया पॉइंट मिल गया, इनकम सिक्योरिटी मिली, लेकिन मार्केट में जो उसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था और मिडलमैन उसको हरास करते वो अब नहीं होगा। फिर आप उसमें एक्सप्लेनेशन में लिखो। बहुत बार ऐसे होता है कि ऐसे ही सोच के पॉइंट्स लिखना है, और कभी कभी हमारे पास डेटा या इन्फॉर्मेशन एग्जाम्पल ज्यादा नहीं होगा, लेकिन हमारा आर्गुमेंट लॉजिकली भी सही होगा, तो भी वी कैन गेट गुड स्कोर। तो हमने बोला कि भाई उसका जो है मिडलमैन से प्रोटेक्शन होगा और एक्सप्लॉइटेशन कम होगा। अच्छा ठीक है, तुरंत अगला सोचो। अच्छा गुड, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, कुछ नहीं, एग्रीकल्चर सही से चलेगा। एग्रीकल्चर जो है वो मतलब जिस तरह से एग्रीकल्चर की तरफ देखने का नजरिया आज है कि भाई लॉस मेकिंग एंटरप्राइज है और वहाँ कौन करेगा काम, तो सारा यूथ जो है वो सोच रहा है कि नहीं भाई मैं तो शहर में जा रहा हूँ, है ना, मुझे तो जॉब करना है, तो एग्रीकल्चर विल बिकम प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइज। तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बूस्ट मिलेगा, एग्रीकल्चर फील्ड को बूस्ट मिलेगा। आ गया थर्ड पॉइंट, बूस्टिंग रूरल इकोनॉमी एंड इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। तो आदमी सोचेगा कि गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रहा है तो व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। उससे ओवरऑल क्या होगा, रूरल इकोनॉमी जो है उसको बूस्ट मिलेगा, रूरल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा तो अपने आप क्या होगा, माइग्रेशन कम होगा। मतलब ये पॉइंट इसके बाद ही आना चाहिए, लेकिन मैं बस ये बोल रहा था कि हम लोगों को यहाँ पॉइंट्स रेडीमेड लिखे हैं, इसलिए नहीं इस तरह से देखना है इसको कि हाँ अच्छा इस टॉपिक की ये पॉइंट्स है। बहुत सारे बच्चे इतने सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करके जाते हैं, अच्छी बात है वो भी अगर आपको सब कुछ याद रहता है तो, लेकिन अगर कोई टॉपिक फिर भी ऐसा आ गया जो मुझे नहीं आता है ज्यादा, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके इर्द गिर्द भी सोचेंगे तो कुछ ना कुछ तो लिख ही देंगे कि भाई ओके एमएसपी की वजह से वो एक एमएसपी को लीगल कर दिया तो कितने सारी चीजों पे इंपैक्ट होने वाला है, तो फार्मर पे होने वाला है, रूरल इकोनॉमी पे होने वाला है, माइग्रेशन पे होने वाला है, क्योंकि वो नहीं कर रहा है ना फार्मिंग। अच्छा जो परेशान कर रहे हैं वो भी फिर उनकी परेशान करना कम हो जाएगा, इस तरह से। फिर क्या है, कुछ कुछ चीजें ना बस ऐवे ही लिखने होती है, कुछ कुछ चीजें मतलब बस जिसको बोलते हैं ना कि बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करना। अब ये क्या है, स्ट्रेंथनिंग फूड सिक्योरिटी, गलत नहीं है, सही है, लेकिन फिर हाँ एग्रीकल्चर अगर बढ़ेगा मतलब ना क्या करना है पता है क्या, एक पॉइंट से दूसरा जनरेट करते आना चाहिए। उसको इनकम सिक्योरिटी मिलेगी तो वो कॉन्फिडेंट बनेगा, कॉन्फिडेंट बनेगा तो उसको जो परेशान कर रहा है वो परेशान नहीं कर पाएगा। अच्छा अब ये सब कुछ होगा तो क्या होगा, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, रूरल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, रूरल इकोनॉमी अच्छी हो गई, पैसा घूमने लगा तो माइग्रेशन कम हो जाएगा। अच्छा और क्या होगा, एग्रीकल्चर का इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन बढ़ा तो उसकी वजह से क्या होगा, फूड सिक्योरिटी और अच्छी हो जाएगी। फूड सिक्योरिटी ऑलरेडी हमारे मतलब फूड सिक्योरिटी ये वर्ड बहुत सब्जेक्टिव और बहुत बड़ा है, लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड तो है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रोक्यूरमेंट में कुछ इश्यूज है, लेकिन फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी। फूड सिक्योरिटी इज एसेंशियल फॉर एनी कंट्री। अच्छा उससे और क्या होगा, क्रॉप डाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि पकड़ लीजिए आपने पहले 3-4 पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन किए और पांचवा पॉइंट का सिर्फ आपने टॉपिक भी लिख दिया ना तो भी चलेगा, आपको आधा एक मार्क तो मिल ही जाएगा। लेकिन मुझे बस ये बोलना है कि दिस इज द वे वी शुड थिंक कि एक पॉइंट से दूसरा, अच्छा इससे और क्या होगा, अगर नहीं आता है तो है उससे दूसरा जनरेट करो, कॉमन सेंस। ठीक है, नाउ अगेन यू माइट आस्क कि दैट माइट नॉट बी पॉसिबल इन एवरी टॉपिक, मे बी, लेकिन फिर भी सी एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरी अदर थिंग, इट जस्ट दैट द कनेक्शंस आर नॉट विजिबल। ये टॉपिक हमने लिखा अभी कुछ दिन पहले क्लास में, क्योंकि कभी कभी सीएपीएफ में भी अभी फिलोसॉफिकल टॉपिक पूछने लगे हैं, तो हर चीज का किसी दूसरी चीज के साथ कनेक्शन है, तो हमको बस वो कनेक्शंस ढूंढने हैं और उसके लिए क्या करना है, चीज कोई भी आ जाए सामने, लेकिन कुछ चीजें हमारे दिमाग में रेडी होनी चाहिए कि भाई कोई भी चीज हो उसको किस किस के साथ लिंक करना है, सोसाइटी के साथ लिंक करना है, रूरल के साथ लिंक करना है, अर्बन के साथ लिंक करना है, वुमन चिल्ड्रन ओल्ड एज पीपल, कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, इकोनॉमी के साथ लिंक करना है, क्लाइमेट के साथ लिंक करना है, नेचुरल कुछ नुकसान या फायदा हो रहा है उसके साथ, एक तो फायदा हो गया नुकसान होगा, लेकिन एनवायरमेंट वाला कैटेगरी ध्यान में रखना है, उसके बारे में लिखना है। इससे क्या होता है, एग्रीकल्चर के बारे में कुछ लिखना है, अभी ये टॉपिक एग्रीकल्चर का है लेकिन जनरल कोई टॉपिक आ गया तो उसको हमारे दिमाग में कुछ 8, 10, 15, 20 कैटेगरीज रेडी चाहिए, किसी ना किसी के साथ उसको लिंक करके नया पॉइंट जनरेट कर सकते हैं। फिर आपका दिमाग भी उसके रिगार्डिंग, आपने कहीं कुछ पढ़ा होगा लेकिन वो कैटेगरी आप इनपुट दोगे दिमाग को तो वो आउटपुट देगा, हाँ इसके बारे में मुझे ये चीज भी पता है, आ गया डेटा बाहर। दिस इज हाउ यू शुड गो। अभी अगेंस्ट वाले पॉइंट्स है भाई, ठीक है उनको एमएसपी देना है, लेकिन एमएसपी देना है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना है हर फार्मर को हर क्रॉप के लिए, तो भाई सबसे बड़ा क्या होगा, पैसा। पैसे को गवर्नमेंट के टर्म्स में क्या बोला जाएगा, फिस्कल बर्डन। तो गवर्नमेंट पे क्या बढ़ेगा, फिस्कल बर्डन बढ़ेगा। अगर मुझे फिस्कल बर्डन वर्ड याद नहीं आता तो एटलीस्ट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, हाँ गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, ये लिख दो आप। ठीक है, उसके रिगार्डिंग कुछ डेटा आंकड़ा पता होगा तो वो लिखेंगे। सेकंड क्या है फिर, अच्छा दूसरा क्या है, अभी फिर फॉर वाले पॉइंट्स का एग्जैक्ट अपोजिट यहाँ नहीं लिखना है, लेकिन फिर भी अगर मैं सोचता हूँ कि ओके अगर ये एमएसपी हर एक को दे देंगे तो ये सारे के सारे बेचेंगे गवर्नमेंट को, तो फिर प्राइवेट प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे क्या, प्राइवेट प्लेयर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मार्केट का क्या होगा, देयर विल बी डिस्टॉर्शन इन द मार्केट, मार्केट विल बी फेसिंग सम
प्रॉब्लम। तो ये आ गया दूसरा पॉइंट कि एक साइड जो है प्राइवेट प्लेयर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, दूसरे साइड अगर एफसीआई को सब कुछ खरीदना पड़ेगा तो एफसीआई विल बी इन लॉट ऑफ ट्रबल। मतलब प्राइस के फ्लक्चुएशंस होंगे, प्राइस कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और ये तो हो गई प्राइस की बात, क्योंकि बाकी सारे प्लेयर्स जो है वो समटाइम्स इट माइट हैपन ना कि कभी कभी मार्केट कम ज्यादा होता है, डिमांड सप्लाई के इश्यूज होते हैं, तो हम जिसको बोलते हैं कि इनविजिबल हैंड जिसको बोला जाता है कि लेट मार्केट प्ले इट्स गेम थ्रू डिमांड एंड सप्लाई, वो नहीं करने देंगे आप, और बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस गवर्नमेंट करेगा तो फिर एफसीआई को भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को प्राइस के लेवल पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, और दूसरा स्टोरेज के लेवल पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। सारा का सारा माल गवर्नमेंट उठाएगी, तो गवर्नमेंट उसको स्टोर कहाँ करेगी? गवर्नमेंट के पास इतनी स्टोरेज है क्या? इतना रेडीमेड जो स्टोरेज स्पेस जो है, वेयर हाउसेस एंड कोल्ड स्टोरेज है क्या? तो वो एक इशू है, प्रोक्योरमेंट के चैलेंजेस है। ठीक है, अब क्या हो जाता है, अभी ना उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं है कि स्पेसिफिक क्रॉप को एमएसपी दो या एक ही क्रॉप, मतलब सारे क्रॉप्स को एमएसपी दो, लेकिन हम लिखते वक्त ऐसा लिखेंगे कि सर अगर कुछ स्पेसिफिक क्रॉप को एमएसपी देंगे तो इससे क्या होगा? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन खत्म हो जाएगा, जिसको एमएसपी मिला है वही करेंगे, और इससे क्या होगा? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रॉब्लम होगा, ओवर प्रोडक्शन होगा कुछ चीजों का, क्रॉप इंबैलेंस होगा, दैट विल बी अगेन अ प्रॉब्लम। लास्ट पॉइंट क्या है? ब्लैक मार्केटिंग। बहुत बार भी क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, फेक प्रोक्यूरमेंट दिखाते हैं, कुछ अफवाहें फैलाते हैं, है ना, और इससे क्या होगा? ब्लैक मार्केटिंग हो सकता है। अब देखो, मैं बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, आई डोंट वांट टू टेल यू दिस पॉइंट्स आर देयर इन ऑन द गूगल। अब ये जो है इस किताब से मैं ये पॉइंट मैंने देखे, लेकिन ये पॉइंट्स देखते वक्त मैंने अपना जो सोचा कि मैंने सोचा कि ये पॉइंट जो है ये कहीं से आए, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये पॉइंट्स लॉजिकली मेरे दिमाग में कैसे आने चाहिए कि अच्छा, तो अगर एमएसपी देंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम होगा? गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होगा, मार्केट को प्रॉब्लम होगा, एग्रीकल्चर को प्रॉब्लम होगा, कैसे कैसे होगा? बस वो लिखना है कि सारे के सारे कुछ ही स्पेसिफिक क्रॉप्स की तरफ जाएंगे तो बाकी सारे जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, अगर सबको देना है तो फिस्कल बर्डन बढ़ता है ना। तो ये सारी चीजें हैं, और ये सारा होने के बाद कंक्लूजन जो है उसमें एकदम सिंपल चीज है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि यू कैन टेक द साइड। आप लिखो कि सर कंसिडरिंग द ड्रॉबैक्स, इंप्रूविंग द ड्रॉबैक्स देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्री फार्मर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और ही इज वल्नरेबल टू वेदर कंडीशंस एंड द चेंजिंग क्लाइमेट एंड अदर फैक्टर्स टू, सो देयर इज हाई टाइम दैट प्रोटेक्शन शुड बी गिवन, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कैन गो लॉन्ग वे इन दैट, ऐसा आप लिख सकते हो। या फिर आप बोल सकते हो कि सर नहीं देना चाहिए, जो भी है यू कैन, कंक्लूजन में आप साइड ले सकते हो, या फिर आप न्यूट्रल रख सकते हो कि सर ओवरऑल जो है सारे फार्मर्स के बारे में सोच के पॉलिसी को डिजाइन कर देना चाहिए। इतना सिंपल आपने कंक्लूजन लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिस इज हाउ वी शुड राइट आर्गुमेंट, ठीक है। सो हाउ वी थिंक, व्हाट वी थिंक इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसके बारे में सोचिए और इस तरह से दूसरे आर्गुमेंट सीखने की कोशिश कीजिए।